स्टूडेंट, तो आज आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बीटा फिजिक्स में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम नियम का सदिश रूप वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे कूलाम नियम का। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो कूलाम का नियम जो होता है उसका वेक्टर फॉर्म हमें आज पढ़ना है। कूलाम नियम, इसका क्या पढ़ना है? सदिश सदिश रूप का सदिश रूप पढ़ना है। वेक्टर फॉर्म, तो कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म हम आज डायग्राम से एकदम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं। तो देखो, मैं डायग्राम को इधर बना रहा हूं। ये हमारा है मूल बिंदु, ये है हमारा एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। आप लोगों ने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th में या 11th में, कभी भी पढ़ा होगा। फिजिक्स में भी होता है सदिश, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो है यहाँ से हम कूलाम के नियम का इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो, अब मान लो एक कोई बिंदु आवेश है, मूल बिंदु से कुछ दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु आवेश है Q1 और मूल बिंदु से कुछ दूरी पर एक दूसरा बिंदु आवेश है Q2 और इन दोनों के स्थिति वेक्टर जो है R1 है और इसका Q2 का R2 है। अब इन दोनों का स्थिति वेक्टर R1 और R2 है और Q1 और Q2 सजातीय आवेश है। मतलब हम ऐसा लिखेंगे कि जो Q1 और Q2 के चिन्ह समान है, या तो दोनों प्लस है या तो दोनों माइनस। अब आप देखो, अब यहाँ से Q1 का स्थिति वेक्टर R1 है, Q2 का R2 है। अब मान लो इनके बीच की दूरी जो है, इनके बीच की दूरी जो है कुछ है। अब Q2 जो है प्लस है, Q1 भी प्लस है, तो Q2 Q1 पर एक बल लगाएगा। तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या होगा? इस साइड में लगेगा, इसका नाम होगा F12। Q1 पे बल लगेगा ना, तो F12 होगा। और Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या होगा? F21। तो ऐसा डायग्राम किसी बुक में शायद दिया नहीं है, तो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करके। मैं इसमें थोड़ा मैथ का टॉपिक भी डाल दिया हूँ जिससे आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखो, अब Q2 का जो है, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, प्रतिकर्षण बल क्या होगा? F21। और Q1 के सापेक्ष Q2 का विस्थापन सदिश क्या होगा? मतलब Q1 जब Q2 पे बल लगाएगा तो Q2 किस तरफ विस्थापित होगा? Q2 इधर की ओर भागेगा क्योंकि बल इधर लग रहा है। तो जो है Q2 Q1 के सापेक्ष Q2 का जो है स्थिति सदिश क्या होगा? R21। और Q2 Q1 को इस तरफ विस्थापित करेगा तो इसका होगा विस्थापन सदिश क्या? स्थिति विस्थापन R12। यहाँ तक तो हमने जो है सदिश को सभी मतलब दूरियों को सदिश में कन्वर्ट कर लिया, बल को भी सदिश रूप में लिख लिया। इस पे F21 लग रहा है, इस पे F12 लग रहा है। Q1 का Q2 के सापेक्ष विस्थापन सदिश जो है R12 है और Q2 का Q1 के सापेक्ष विस्थापन सदिश R21 है। देखो, जिसके सापेक्ष कहेगा वो लास्ट में रहेगा, जिस पे कुछ हो रहा है वो पहले उसका अंक रहेगा। जैसे Q1 पर बल लग रहा है Q2 के कारण, तो बल Q1 पे लग रहा है इसलिए 1 पहले रहेगा, या F12 ऐसा। अब देखो इसको, चलो अब हम लिख लेते हैं। हमारा डायग्राम जो है रेडी हो चुका है। अब देखो, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो है Q1 व Q2 समान चिन्ह के हैं, समान चिन्ह के हैं। और क्या होगा? और देखो, ये टॉपिक यहाँ पर हो गया। और Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा? मतलब विस्थापन सदिश। Q1 का Q2 के सापेक्ष विस्थापन सदिश ये है Q1 का पूछ रहा, मतलब Q1 किधर की ओर विस्थापित होगा? बल लगेगा जब, तो इधर की ओर जाएगा, तो यह है इसका विस्थापन सदिश Q1 का। तो लिखा जाएगा Q1 का Q2 के सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन। स्थिति विस्थापन मतलब अपनी स्थिति से किस तरफ विस्थापित होगा? स्थिति विस्थापन क्या होगा? R12। स्थिति विस्थापन सदिश होगा R12। अब इसका उल्टा Q2 का Q1 के सापेक्ष, Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन R21। यहां तक हो गया। आप देखो, Q1 पर Q2 के कारण कौन सा बल लग रहा है? Q2 के कारण Q1 पर कौन सा बल लग रहा है? F12। चलो, Q2 के कारण Q1 पर
लगने वाला बल F12 और Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21। सदिश रूप हम पढ़ रहे हैं इसलिए इसको सदिश रूप में हम लिखेंगे। मतलब कूलाम के नियम का सदिश रूप मतलब कि कूलाम के नियम में जितने भी जो है वो होते हैं, जैसे बल हो गया, दूरी हो गया, इन सबको सदिश रूप में व्यक्त किया जाएगा। अब देखो, अब हमने जो है सदिश सदिश में हमने पढ़ा है एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है, जैसे कि देखो R12 का एकांक सदिश क्या होगा, इसी के दिशा में होगा और उसको कैप से प्रदर्शित करेंगे। जैसे देखो क्या होगा, देखो R12 की दिशा में एकांक सदिश, R12 की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा, R12 की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा, देखो R12 कैप। इसी प्रकार R21 की दिशा में एकांक सदिश R21 कैप वाला होगा। यहाँ तक देखो क्लियर है या नहीं, आप लोग देख लो, डायग्राम से सब क्लियर ही लग रहा होगा। अब देखो एकांक सदिश क्या होता है, एकांक सदिश बराबर क्या होता है, फार्मूला हमने पढ़ा होगा फिजिक्स में 11th के। एकांक सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण। सदिश का परिमाण मतलब एकांक सदिश R12 जो है वो क्या होगा, R12 सदिश रहेगा ऊपर और नीचे सदिश का परिमाण। परिमाण में जब हम तीर नहीं लगाएंगे, R12 सदिश का परिमाण ऐसे लिखा जाएगा, तीर नहीं लगाया जाएगा। इसी प्रकार R21 एकांक सदिश का क्या होगा, R21 सदिश बटे R21 का परिमाण। देखो अब जो है आर ये दोनों R12 और R21 विपरीत दिशा में है, आप देख सकते हो विपरीत दिशा में है, तो इनके जो एकांक सदिश होंगे वो विपरीत दिशा में होंगे लेकिन परिमाण में बराबर होंगे, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, अब कूलाम का नियम जो था हमारा यही था, F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ऐसा था। तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 था। F12 बराबर क्या हो जाएगा, F12 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2। अब F12 है, F12 बल है ना, तो लिखा जाएगा R12, F12 के लिए R12 और यहाँ पर लगाया जाएगा इसके R12 की दिशा में एकांक सदिश। ये हमारा सदिश रूप हो गया F12 का। इसी प्रकार F21 का इसी प्रकार K Q1 Q2 अपान F21 है तो R21 और यहाँ पर हो जाएगा कैप। तो देख सकते हो कि यहाँ पर जो है मैंने कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त कर दिया, सदिश रूप में व्यक्त कर दिया। अब देखो, अब इसके जो है कूलाम नियम का जो सदिश रूप है उसके इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है उसका, तो उसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो देखो इसके इम्पोर्टेंस की बात करें कि इसका महत्व क्या है, तो क्या होता है, यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, तृतीय नियम का पालन करता है। और दूसरा क्या होगा, वैद्युत बल केंद्रीय होते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करने का मतलब क्या है कि देखो ये बल इधर की तरफ लग रहा है, ये बल इधर की तरफ, Q1 और Q2 समान है और परिमाण में भी समान है। यहाँ पर लिख सकते हो Q1 बराबर Q2 मतलब परिमाण में भी समान है, तो Q1 जितना बल Q2 पे लगाएगा उतना ही बल Q2 Q1 पर लगाएगा। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि F12 जो है वो है F21 के बराबर लेकिन दिशा में विपरीत है।
F12 F21 के बराबर है, माइनस चिन्ह लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा दिशा में विपरीत है, ये इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है। इसीलिए जो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन ये कर रहा है। मतलब न्यूटन ने क्या बोला था, हम जितना बल किसी वस्तु पर लगाएंगे वस्तु भी उतना ही बल हम पर विपरीत दिशा में लगाएगी। तो यहाँ पर ये हो गया न्यूटन के तृतीय नियम का पालन। और वैद्युत बल केंद्रीय होते हैं, ये कैसे पता चला, देखो यहाँ पर Q1 है Q2 है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा के दिशा में ही जो है बल लग रहा है, इस रेखा की दिशा में नहीं, इस रेखा के लंबवत या इधर उधर बल नहीं लग रहा है। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैद्युत बल केंद्रीय होते हैं, मतलब इन दोनों बलों का केंद्र कहीं होगा, जहाँ पर नेट बल जो होगा 0 होगा। अब देखो यहाँ तक का हमारा जो है आज का खत्म होगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप कम्पिटेटिव एग्जाम नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। जो है ऐसा डायग्राम कोई बताता और नहीं है, जो एक सिंपल डायग्राम होता है हमारे फिजिक्स के बुक में, वही सब लोग बता देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो कमेंट करें, मैं तुरंत ही डाउट को सॉल्व करूंगा। और जो थोड़ी सी आवाज आ रही होगी बाहर की तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बस आज की पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं हम कल।